नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। ट्वेल्थ में हमारा 12वां चैप्टर परमाणु एटम चल रहा है और लास्ट वीडियो में हमने रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग देखा, समझा। और आज के इस वीडियो में हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस वीडियो में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के सभी बिंदुओं को बारीकी से समझेंगे और अंत में इस मॉडल की कमियों को भी यहां पर समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना आज का टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपना जो परमाणु मॉडल है वो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त जो निष्कर्ष हैं उनके आधार पर दिया। रदरफोर्ड ने जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया उसके आधार पर इन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले, कुछ तथ्य इन्होंने एकजुट किए और उनके आधार पर परमाणु का मॉडल दिया। इन्होंने परमाणु से ज्यादा नाभिक के बारे में बताया, इसलिए इस मॉडल को नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। ओके, तो ये जो मॉडल है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के पश्चात दिया गया, उसी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर दिया गया। और ये जो मॉडल है इसको हम नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। उसके पश्चात एक एक करके तथ्य देखेंगे। इन दोनों बातों को मैं यहां पर पुट कर देता हूं। देखिए क्या है, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर यह मॉडल प्रस्तुत किया। यह मॉडल दिया। ओके, अब इस मॉडल में नाभिक के बारे में ज्यादा चर्चा की गई, इसलिए इस मॉडल को परमाणु मॉडल भी कहते हैं और नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। इसे रदरफोर्ड का क्या कहा जाता है? नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। इसे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। नाभिकीय मॉडल भी कहेंगे, कहा जाता है। ओके, इसे हम और क्या कहते हैं? नाभिकीय मॉडल। नाभिकीय मॉडल भी इसको कह देते हैं। देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में हमने देखा था कि जब हम सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का अटैक करवाते हैं तब ज्यादातर अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स प्रकीर्णित हो जाते हैं क्योंकि परमाणु के अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र में जहां पर संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान मौजूद होता है, जिसको रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। तो पहला इस मॉडल का तथ्य यही है, नाभिक की डेफिनेशन ही समझो आप। तो रदरफोर्ड ने यह बताया कि परमाणु के केंद्र पर अति सूक्ष्म क्षेत्र में संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान मौजूद होता है, जिसे इन्होंने नाभिक कहा। जिसे इन्होंने क्या कहा? नाभिक कहा। चलिए, तो पहला तथ्य इस मॉडल की जो पहली बात है, पहला जो तथ्य है वो क्या है? इस मॉडल के अनुसार देखिए, इस मॉडल के अनुसार
परमाणु के केंद्र पर, परमाणु के केंद्र पर अति सूक्ष्म क्षेत्र में, अति सूक्ष्म क्षेत्र, देखो 10 की घात -15 मीटर का क्षेत्र है। अति सूक्ष्म क्षेत्र में, क्षेत्र कितना है? बहुत छोटा, 10 की घात -10 मीटर वाला अति सूक्ष्म क्षेत्र में संपूर्ण धनावेश, सारा का सारा धनावेश एवं लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान मौजूद होता है, मौजूद होता है, जिसे नाभिक कहा गया। जिसे क्या कहा गया? जिसे नाभिक कहा गया। उस छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल को क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। तो देखो यहां से इसको आप अब समझ ले में कि परमाणु है उसके अति सूक्ष्म क्षेत्र में, जैसे ये हमारे पास में कोई परमाणु है और इसके बीचों बीच अति सूक्ष्म क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र एक्चुअल में होता है वो बहुत छोटा होता है। इस क्षेत्र में सारा का सारा धनावेश मौजूद होता है। सारा का सारा इसके अंदर क्या मौजूद होता है? सारा का सारा धनावेश एक अति सूक्ष्म क्षेत्र में मौजूद होता है और इस क्षेत्र को इन्होंने नाभिक कहा। इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा? नाभिक कहा। इस नाभिक की त्रिज्या इन्होंने 10 की घात -15 मीटर की कोटि की बताई कि भाई इस नाभिक की जो रेडियस होती है बहुत कम होती है, 10 की घात -15 मीटर की कोटि की होती है। यह है परमाणु। परमाणु का आकार इससे 1 लाख गुना बड़ा होता है। 10 की घात -10 मीटर की कोटि का परमाणु का आकार होता है। तो अभी तक जो हमने पहला बिंदु आपके सामने रखा है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से यह बिंदु प्राप्त हुआ, नाभिक की डेफिनेशन प्राप्त हुई। इसका मतलब हो गया है कि नाभिक की खोजकर्ता कौन रहे हैं? खोजकर्ता रदरफोर्ड को कहा जाता है। नाभिक की खोजकर्ता किसको कहा जाता है? रदरफोर्ड को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही नाभिक के बारे में सबसे पहले बताया था। ओके, तो एक बार इसको पुनः समझ लीजिए कि यह मॉडल क्या कहता है कि परमाणु के केंद्र पर अति सूक्ष्म क्षेत्र में, मतलब बहुत छोटे से भाग में, 10 की घात -15 मीटर में संपूर्ण धनावेश, मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान मौजूद होता है। केवल इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नहीं होता, बाकी का सारा द्रव्यमान यहां पर मौजूद होता है। इसको इन्होंने क्या कहा? नाभिक कहा। इसलिए नाभिक की खोजकर्ता का नाम रदरफोर्ड के रूप में लिया जाता है। नाभिक की जो त्रिज्या होती बहुत कम होती, 10 की घात -15 मीटर की कोटि की होती है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगला बिंदु क्या है? अगले बिंदु में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताया। इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है और नाभिक पर धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉनों पर जो जितना भी ऋणावेश होता है, नाभिक पर उतना ही धनावेश होता है और परिणाम स्वरूप जो परमाणु है उस पर कुलावेश शून्य होता है, परमाणु उदासीन होता है। आप इनको समझते जाएं, क्लियर करते जाएं। दूसरा बिंदु क्या है देखिए, परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मौजूद होते हैं।
चारों ओर मौजूद होते हैं, चारों ओर मौजूद होते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश नाभिक पर उपस्थित धनावेश के बराबर होता है, अर्थात परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है। इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश नाभिक पर उपस्थित धनावेशों के बराबर होता है। नाभिक पर मौजूद, नाभिक पर मौजूद धनावेश के बराबर होता है, धनावेश के बराबर होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला है, देखिए इसको आप समझ लीजिए कि जितना ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होता है। परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है, परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है, कुल आवेश शून्य होता है। कुल आवेश कितना होता है? शून्य होता है, कुल आवेश शून्य होता है। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु कैसा होगा? परमाणु उदासीन होता है। परमाणु कैसा होगा? उदासीन होता है। कुल आवेश इसके ऊपर कितना रहेगा? 0 रहेगा, उदासीन रहेगा। ओके, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा कि जो नाभिक है, ये हमने ले लिया है नाभिक, इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यहां पर आप ध्यान दें, ये हमारे पास में क्या है? नाभिक। ये हमारे पास में है नाभिक, ये रदरफोर्ड ने कहा। इसके ऊपर धनावेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। और ये कहा कि इसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यहां पर कौन चक्कर लगा रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। आ गई बात समझ में? यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये कह दिया भाई। इस पहला तो तथ्य यही है कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन पर जितना भी ऋणावेश होता है नाभिक पर उतना ही धनावेश होता है। क्लियर? अब देखें, तीसरा जो बिंदु है उसमें इन्होंने ये कहा कि नाभिक के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में नहीं होते, क्योंकि स्थिर होने पर तो नाभिक के विद्युत आकर्षण बल से नाभिक के अंदर समाहित हो जाएंगे। इसलिए रदरफोर्ड ने इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर गतिशील अवस्था में माना। इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। हालांकि इन्होंने, जैसे मैंने ये वृत्ताकार पद दिखाए, कक्षाओं का वितरण नहीं समझाया, कक्षाओं के बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा जो बिंदु है वो क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में नहीं होते। स्थिर होने पर, स्थिर होने पर क्या होगा? स्थिर होने पर नाभिक
के आकर्षण बल के कारण, देखिए इलेक्ट्रॉन स्थिर होने पर नाभिक के आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण नाभिक में गिर जाएंगे, नाभिक में गिर जाएंगे। इसलिए रदरफोर्ड ने इन इलेक्ट्रॉनों को क्या माना? गतिमान माना। गिर जाएंगे, इसलिए रदरफोर्ड ने क्या कहा? इसलिए रदरफोर्ड ने इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर गतिशील माना, नाभिक के चारों ओर गतिशील माना। ओके, इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं, वृत्ताकार पथ में गति करते रहते हैं। इन्होंने ये कह दिया कि इन इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। चलिए इसको भी समझिए, क्या कहा? रदरफोर्ड ने बताया कि क्या कहा? रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता है? देखो, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले, इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए। विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, नाभिक धनावेशित होता है। ऋणावेश और धनावेश के बीच में कूलाम फोर्स लगता है। तो विद्युत आकर्षण बल कहां से लगा रहे हैं हम? कूलाम के नियम से लगता है। कौन से नियम से? कूलाम के नियम से, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। ओके, देखो इसको थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली भी समझा देता हूं कि ये हमारे पास में नाभिक है। ओके, और इस नाभिक के ऊपर धनावेश है। इस नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश है? ये धनावेश है। और इसके चारों ओर, जैसे मान लीजिए कि स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो चक्कर लगा रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ओके, चलिए इसको आप समझ लीजिए। ये हमारे पास में यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे पास में क्या है? नाभिक। और हम इस पथ की जो त्रिज्या है, पथ की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं? स्मॉल आर के बराबर ले लेते हैं। इन जो इलेक्ट्रॉन है, इनका जो वेग है वो है v, इनका जो द्रव्यमान है वो है स्मॉल m। देखो इतना आप समझ लीजिए।
इसको क्लियर कर लीजिए। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है। तो देखिए, सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या कहा, ये जो अभिकेंद्रीय बल है, कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल है, ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाले विद्युत बल के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत बल के बराबर होगा। अब देखो अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, एफ सी बराबर होता है एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर। ओके, और कुलाम के नियम से जो कुलाम बल होता है वो के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वेयर होता है। दोनों से वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है वो है एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर। विद्युत बल भी देख लीजिए, के की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। Q1 का मतलब क्या हुआ, आवेश, Q2 भी दूसरा आवेश। तो देखिए नाभिक पर आवेश कितना होगा, Z इंटू ई, प्लस में इलेक्ट्रॉन पर आवेश E। तो देखिए यहां पर आप ध्यान दें, ZE इंटू में E बट्टे में दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो यह आ गया एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z ई स्क्वेयर बट्टे में आर स्क्वेयर। ये हमारे पास में आ चुका है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो विद्युत आकर्षण बल है वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर प्राप्त होता है। हम इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से इसकी त्रिज्या देखो, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z ई स्क्वेयर बट्टे में देखो ये तो कैंसिल हो गया एम वी स्क्वेयर, ये आ गया हमारे पास में। और ये 2025 की राजस्थान बोर्ड की बोर्ड एग्जाम में यह पूछा गया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किसी कक्षीय जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी कक्षीय त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यह होगी, यह आपको समझ आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से कक्षीय त्रिज्या का सूत्र ऐसा होगा। ठीक है, अब हम ये तो थे हमारे कुछ तथ्य जो कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से रिलेटेड थे। अब मैं आपको बताता हूं इस मॉडल की कुछ कमियां आपके सामने रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, और देखिए पहली जो कमी है वो थोड़ी सी बड़ी कमी है, ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा। क्या है परमाणु का स्थायित्व है। देखो क्यों नहीं समझा पाया इसको आप समझ लीजिए, उसके पीछे क्या रीजन रहा है इसे आप देखें समझें। देखिए इन्होंने क्या कहा, जैसे हमारे पास में ये नाभिक है, ये क्या है नाभिक, ये हमारे पास में नाभिक है जिसके ऊपर धनावेश होता है, ये हम जानते हैं। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं। भाई एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं तो चारों ओर घूमते हैं, ये कहा। तो चारों ओर घूमते हैं तब इनके वेग की डायरेक्शन हर क्षण बदलती है। तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन कि वेग की दिशा बदलेगी, वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और जब कोई आवेश त्वरित गति करता है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, और जब वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है तो उसमें कुछ ऊर्जा का क्षय होगा, और जब ऊर्जा का क्षय होगा तो इसके पथ की त्रिज्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, त्रिज्या घट जाएगी, और त्रिज्या घटते घटते अंत में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए।
इलेक्ट्रॉन कहां चला जाना चाहिए? नाभिक के अंदर समाहित हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाए जाते। तो इस कारण से रदरफोर्ड इस तथ्य को स्पष्ट नहीं कर पाया। वैज्ञानिकों ने पूछा, भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चक्कर लगाता है तो उसकी दिशा बदलेगी, त्वरण उत्पन्न होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे यहां पर क्रिएट होगी, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्रिएट होने से इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा कम होगी तो ये नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए। अंततः किसमें समाहित हो जाना चाहिए? नाभिक में। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए। देखिए ध्यान दें, यहां पर जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है और वो धीरे 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 क्या करता है, इस तरीके से अपने पथ से उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी तो अंत में कहां समाहित हो जाना चाहिए? नाभिक के अंदर समाहित हो जाना चाहिए। इस तरीके से कहां समाहित हो जाना चाहिए? नाभिक के अंदर समाहित हो जाना चाहिए। इस तरीके से चलते चलते अंत में कहां समाहित हो जाएगा? नाभिक के अंदर समाहित हो जाना चाहिए। ओके, तो ये नाभिक के अंदर समाहित हो जाना चाहिए, इस तथ्य को स्पष्ट नहीं कर पाया। चलिए मैं इसके बारे में जो लैंग्वेज है वो आपके सामने रख देता हूं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, तो वेग की दिशा बदलती है, वेग की दिशा बदलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है। इलेक्ट्रॉन कैसी गति करेगा? त्वरित गति करता है। इलेक्ट्रॉन कैसी गति करेगा? त्वरित गति करता है। इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है जिससे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा क्षय करता है। ऊर्जा क्षय करेगा, ऊर्जा का क्षय करता है। और ऊर्जा क्षय करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो क्या होगा? जिससे इसके पथ की त्रिज्या धीरे धीरे कम होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या धीरे धीरे कम होती, त्रिज्या धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। और अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाहित हो जाएगा। अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाहित हो जाएगा। नाभिक में समाहित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर समाहित हो जाएगा। ओके, तो इस तथ्य को रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। और देखिए इस मॉडल की कौन कौन सी कमियां रही है उसको भी थोड़ा सा उजागर करते हैं। तो देखिए ये मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, बट ये नहीं कहता कक्षाओं में लगाता है या निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं करता। तो इसका मतलब हो गया कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए, जबकि वास्तव में रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस मॉडल के अनुसार तो स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होता है? सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार
अनुसार उत्सर्जित तरंगों का सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए जबकि वास्तव में क्या होगा? वास्तव में रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है या असतत रेखीय स्पेक्ट्रम, जबकि वास्तव में रेखीय स्पेक्ट्रम में प्राप्त होता है। तो देखिए स्पेक्ट्रम कैसे कैसे होंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, इनकी चर्चा करेंगे आने वाले समय में। रेखीय स्पेक्ट्रम का मतलब है जैसे जो हमारे को रेखाएं प्राप्त होती, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो इस तरीके से प्राप्त होना चाहिए, जबकि इसमें ऐसी इतनी ऊर्जा की तरंग मिल गई या इतनी तरंग दैर्घ्य की तरंग मिल गई, इतनी की मिल गई, इतनी मिल गई, बीच में ये स्पेस खाली रह जाता है, इसकी नहीं मिलती। तो ऐसी सिचुएशन होती, यह है रेखीय स्पेक्ट्रम, यह है सतत स्पेक्ट्रम। इसमें जो उत्सर्जित तरंगे हैं उनकी इस मॉडल के अनुसार तो उनकी तरंग दैर्घ्य सेम होनी चाहिए, मतलब उनकी ऊर्जा इसको सुने, तरंग दैर्घ्य बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में होनी चाहिए, कंटिन्यूसली होनी चाहिए। जबकि इसमें ऐसा होता है एक तरंग दैर्घ्य वाली तरंग मिल गई, फिर बीच वाली नहीं मिली, फिर मिल गई, फिर बीच वाली नहीं मिली, फिर मिल गई, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। यह है सतत कंटिन्यूसली तरंग दैर्घ्य होगी, इसकी कंटिन्यूसली तरंग दैर्घ्य नहीं होती, इस कारण से इसको रेखीय स्पेक्ट्रम और इसको सतत स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। इस मॉडल के अनुसार सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए, जो कि नहीं होता, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तीसरी जो कमी है वो क्या है कि जो स्पेक्ट्रम है उसकी तीव्रता, स्पेक्ट्रम की तीव्रता के बारे में कोई जानकारी इस मॉडल के द्वारा प्राप्त नहीं होती। बारीक जो संरचनाएं होती है उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो परमाणु स्पेक्ट्रम की तीव्रता वह बारीक संरचनाओं की व्याख्या इस मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। तो विद्यार्थियों, ये थी कुछ रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, और मुझे उम्मीद है आपको ये जो कमियां हैं वो समझ में आ गई, ये मॉडल आपको समझ में आ गया। और आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बोर का परमाणु मॉडल लेकर आएंगे, उसमें कुछ अभिग्रहित, कुछ परिकल्पनाएं देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड, संपूर्ण सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज का कोर्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स का यदि कोर्स चाहिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए। एप्लीकेशन की लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मिल जाएगी, आप इन पर व्हाट्सएप करें और एप्लीकेशन की लिंक आपको यहां से मिल जाएगी। आप 9 से लेकर 12 तक नीट IIT से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स और वीडियोज के कोर्स यहां से प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।